बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज 25 सितंबर है। हमारे मेहमान शाहीन सहबाई साहब। शाहीन साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। खैर बात अस्सलाम वालेकुम, और आपके देखने वालों को और सुनने वालों को भी मेरा सलाम सर। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात सुन सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत खबरें हैं। आपको पता है इमरान रियाज खान टॉप ऑफ द लिस्ट है। अ, इमरान खान का अडयाला ट्रांसफ़र होना हुक्मनामा लेकिन हुआ नहीं। सनम जावेद और उनके साथ जो 8 लोगों की बेल थी वो नहीं हुई, उनको री-अरेस्ट कर दिया गया है। अडयाला जेल में वापस सॉरी कोट लखपत जेल में वापस उनको भेज दिया गया है। मोहम्मद अली दुरानी का जो गुब्बारा है उसमें से हवा निकल गई, जो वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मनवा लें अलवी साहब के थ्रू कि इमरान साहब चले जाएँ, वो भी ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने 2 मेजर केसेस को डीलिस्ट कर दिया है। एक जो था जिसमें पीटीआई की प्रोविडेंट फंडिंग की हियरिंग थी, दूसरा जिसमें इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के ऊपर तौहीन ईसीपी के केसेस थे। वो कहीं अक्टूबर की 11 तारीख को हो गया। जिन खबरों पे ज़्यादा बात करनी है शाहीन सहबाई साहब से, इमरान रियाज की तो ज़रूर करेंगे, बहुत ज़रूर करेंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक बड़ी 2 मानीखेज़ स्टेटमेंट्स आई हैं, बड़ी क्लियर, बड़ी पावरफुल, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई शक नहीं। एक उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में 95 मिलियन लोग, 9.5 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सकती जब तक सियासी इस्तेकाम ना हो। ये बहुत मेजर अनाउंसमेंट है वर्ल्ड बैंक की और रिसेंटली आई है पिछले 2 दिन में। और इससे साथ जो जुड़ी हुई बात है वो पाकिस्तान की अब ये भी फैसला करना है कि किस किस्म का हुक्मरानी ढांचा इंतज़ाम होगा। तो शाहीन साहब साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया जॉइन करने का, और इमरान रियाज खान की वापसी के ऊपर आपके क्या तासुरात? जी बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, आज बल्कि रात को हमने सुना बड़ी अच्छी खबर कि जी इमरान रियाज वापस आ गए हैं, अपने घर पहुंच गए हैं। और कई लोगों ने मुबारकबादें देना शुरू की एक दूसरे को। फिर इसके बाद मुझे जो परेशानी थी वो ये थी कि कोई ऐसी खबर नहीं आ रही अभी तक, मेरे ख्याल है शायद नहीं आई, कि वो किस कंडीशन में वापस आए। आपको जी अपडेट कर दूं, उनके एक दोस्त हैं फैजान शेख जो उनको मिल के आए, उन्होंने 10 मिनट की एक वीडियो ट्विटर पे डाली है। उसकी में चंद 4 बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा जी ये वो इमरान रियाज खान है जिसको मैं जानता था। मतलब ये नहीं कि ये वो बंदा कोई और है, लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट बिहेवियर कर रहा है, एक बात। दूसरी बात ठीक है, उन्होंने की, ये उन्होंने कहा है कि वो ही इज नॉट दैट इमरान रियाज। अच्छा। ओ। मतलब वो जिस इमरान खान को मैं जानता था ये अच्छा। वो इमरान रियाज नहीं, ये एक मुख्तलिफ आदमी नुमा आया है। पहली अच्छा। बात। दूसरी बात उन्होंने की कि जी उनकी जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती जो हालत है वो उनके मुताबिक कहते हैं जी 40% रह गई है, और वो बात भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते। अगर बात बताना चाहते हैं तो हाथों से इशारों से बताना चाहते हैं। तीसरी बात उन्होंने की कि उनकी जिस्मानी हालत बहुत खराब है। वो 22 किलोग्राम वज़न उन्होंने लूज़ कर लिया है। और जो एक बहुत ही एक बात जो है कि वो कहते तो हैं कि उनकी याददाश्त ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत जिस्मानी, नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर बहुत ख़राब है। तो ये उन्होंने खुद देख के, मिल के ये बात की है। तो ये आपको बता दूँ, जी इससे पता चलता है। जी, जी सर। अगर ये उन्होंने कहा है तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है, बड़ी परेशान कुन बात है। नंबर एक। नंबर दो, अ, अभी तो वो रिलीज होके आए, उनको चाहिए और उनके घर वालों को चाहिए कि उनको अब यहाँ से कहीं दूर ले जाएं, बाहर ले जाएं। आप मुल्क से बाहर ले जाएं, कुछ 2-3 महीने के लिए उनको एक पुरअमन जगह पे, जहाँ कोई उनको डर ना हो, खतरा ना हो, कोई उनको आगे पीछे देख ना, और वहां जाके वो रेस्ट करें, थोड़ा रिहैब हो उनका, थोड़ा उनका मेंटल और फिजिकल कंडीशन वापस आए। तो फिर आप
सही अंदाजा लगा सकेंगे कि जी कोई परमानेंट डैमेज तो उनको नहीं हुआ है, या कोई उनको इस तरह जी की तो सर। कोई परमानेंटली कोई उनको कोई डैमेज उन्होंने पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की है। मगर सर अभी तो मेरा मैंने ख्याल है जी, उनको फौरन कहीं बाहर जाके थोड़ा इस माहौल से रखा जाए। अलग हो जाना चाहिए। सर मैंने एक डॉक्टर साहब से बात की थी, उन्होंने भी वही सुनी ट्वीट जो है वीडियो फैज़ान शेख साहब ने की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत अरसे तक बेहोशी की हालत में रहा है। अब ये नहीं कहते हैं कि ये बेहोशी की हालत में खुद रखा गया है इनको इसलिए कि ट्रॉमा था सर का, या ये खुद बेहोश है। और दूसरे एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग आई है कि शायद इमरान रियाज को बाहर लेके इनकी वहाँ कोई तीमारदारी शायद कराई गई हो, बिकॉज़ जो जिस तरीके से उनकी नफ्सियाती ज़हनी और जो अब जिस्मानी हालत है वो बता रही है कि ये खुद भी खाना नहीं खा सकते थे और इनको ट्यूब से फीडिंग की गई है, तो ये बहुत बड़ा असर सानिया है। मैं इसके साथ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अरशद शरीफ का कत्ल और इमरान रियाज का जो ये अगवा होना है, सर इन दोनों के ताने जो हैं वो एक ओहदे पर जाते हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ पर। जो बाजवा का दौर में अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ, असैसिनेशन हुआ, वो डायरेक्ट हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलता है कि उनसे हुक्म हुआ। आईएसआई के डीजीआईएसआई नदीम अंजुम, फैसल नसीर, फ़हीम रज़ा, फिर आईएसआई कराची, फिर उधर से मेमन गोड का एसएचओ और एसएसपी मलिर, जिसकी वजह से उनके खिलाफ सेडिशन का केस और वो भागे और फिर वहां से निकाले गए। ये एक हमारे पास बहुत बड़ा एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी कहती है असैसिनेशन है, राना सनाउल्लाह भी कहता है असैसिनेशन। इमरान रियाज का अगवा होना भी हमें बताता है कि ये आला सतह पर फौज के हुक्म के बगैर ना उठाया जा सकता था, ना तहवील में इसको गैर कानूनी तौर पर रखा था, ना इसको अब बाजियाब करके घर पहुंचाया और वहां बाकी कोई और गैर लोगों को इजाजत नहीं है, सिक्योरिटी कॉर्डन है। मेरी नजर में ये दो केस अगर सुप्रीम कोर्ट उठा ले और काजी फाइज ईसा उठा लें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, कि इसलिए कि इनके ताने बाने उस ओहदे पर जाते हैं। देखिए, लेट्स टेक वन स्टेप एट ए टाइम। जी इमीडिएटली जो अभी अरशद शरीफ तो बेचारा चला गया, अब उसके लिए तो हम दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इमरान रियाज क्योंकि अभी मौजूद हैं और इतना लंबा अरसा वो एक ऐसी कुव्वत या कुव्वतों के हाथ में रहे हैं जिनको कोई टच नहीं कर सका, ना कोई पूछ सका, ना कोई अदालत पूछ सकी, ना कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स या कोई सी ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकी, ना पाकिस्तान के अवाम पूछ सके। पूछते रहे लेकिन कोई जवाब दे नहीं थे। ऐसे उन लोगों के पास थी जो जवाब दे नहीं थे किसी को। अब वो वापस आए हैं तो इनको मेरा ख्याल है एक पीरियड, जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि एक थोड़ा सा पीरियड, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का देना चाहिए कि ये इनको नॉर्मल जितने वो हो सकते हैं वापस आ सकते हैं उनको लाया जाए। फिर उनसे पूछा जाए कि जी आपको क्या याद है, आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको कुछ पता है, कहाँ गए थे, कौन ले गए थे। और ये काम मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बैठ के आसानी से नहीं हो सकता। मैं तो बल्कि आपके प्रोग्राम के साथ साथ से उनको और उनकी फैमिली को इनविटेशन दूंगा कि जी आप अगर तैयार हो तो आप यहाँ अमेरिका आ जाए, यहाँ रहे, हमारे पास आके। आप आए थे, आपने भी देखा था हमारे पास, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह भी है और बहुत लोग हैं जिनके बड़े खुले दिल हैं, वो सब आपको वेलकम करेंगे। आप आ जाए यहाँ, महीना 2 महीने रहें यहाँ, और आपको डॉक्टर्स भी देखेंगे, साइकेट्रिस्ट भी देखेंगे, सब लोग आपको देखेंगे और सारा असेसमेंट करेंगे कि जी आपका क्या हुआ, कैसे हुआ, और आप फिर हम अंदाजा लगा सकेंगे कि ये कितना बड़ा जुर्म हुआ है इनके साथ और उसका अब आगे चल के क्या करना है हमें। बहुत तो बहुत अच्छी बात की आपने शाहिद साहब, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत उनको इजाज़त दे देगी बाहर आने का और फिर वही नई हरकत नहीं, करेंगे। इजाजत तो देनी पड़ेगी जी। एक आदमी है, बीमार है, वो अपना होश आवाज में नहीं है, उसकी फैमिली डर लगा हुआ है कि जी मुझे कोई उठा के ले जाएगा, उठा के ले गए तो महीनों पता नहीं। तो ऐसी कंडीशन में तो कोई ना कोई उनकी हेल्प करेगा, अदालतें करेगी, बाकी लोग करेंगे, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करेगी कि उनको वहां से निकाला जाए और एक ऐसी जगह रखा जाए जहां वो पीसफुल हो, जहां वो अपना दोबारा ही शुड रीगैदर हिज एनर्जीज एंड थिंकिंग एंड माइंड। और जी फिर उसके बाद
उनसे पूछा जाए और वो फिर बताएंगे आपको बहुत सारी चीजें जो कुछ हुए, जो भी उन्हें याद होगा। महाराज एक अच्छी खबर ये है कि वो आ गए हैं और उनके आने से बहुत सारी अब ओपनिंग्स हुई है कि उनको हम एक नॉर्मल जर्नलिस्ट, एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वापस आए हैं और वापस वो आ सकते हैं। उनका रिहेबिलिटेशन भी हो सकता है, उनकी थेरेपी भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, तो वो करना बस चाहिए। या ठीक है, उम्मीद है और दुआ है जी कि ये बिल्कुल इजाज़त उनको मिल जाए। आप कह रहे हैं कि देनी चाहिए, लेकिन अब देने वालों का आपको पता है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ ये बहुत बड़ा उनके ऊपर बिल्कुल ये एक फ़र्ज़ है उनका कि बिल्कुल। इतना बड़ा सानिया हुआ है और उसके ऊपर वो फ़ैसला करें और उस केस को उठाएँ। उसी के साथ सर मैं आपसे आगे बात जो चल रहा हूँ, जो इमरान खान की अडयाला जेल मुंतक़ली का जी हाँ। हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने, लेकिन उनको नहीं पहुँचाया गया है। खबरें आ रही थी कि जी पहुँचाया गया, नहीं पहुँचाया गया है। मेरे इत्तला के मुताबिक उनको नहीं, उनको वहीं रखा हुआ है। वो जो साइफ़र वाला केस है, वो जो जज है, वो भी सुना है कल केस वहीं जाके सुनेगा, आज जो वो पाकिस्तान में हो गई है। तो ये जो एक हमें गुड कॉप, बैड कॉप, इमरान रियाज को छोड़ दिया, पटियाला केस का फैसला कर दिया, सनम जावेद को बेल दे दी, लेकिन फिर अरेस्ट कर लिया गया। ये क्या देख रहे हैं? ये क्या गेम हो रही है? सर देखिए, ये साइऑप्स कहते हैं इसको, आप भी जानते होंगे, फौज में भी एक बड़ा मशहूर टर्म होती है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, साइऑप। ये पूरी कौम के साथ ये कितने महीनों से ये साइऑप्स हो रहा है कि जिसको पकड़ लिया उसको मार दिया, गायब कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। हर एक डिप्रेशन में है, हर एक कोई लड़ाई नहीं कर सकता, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता, और अगर कोई पूछता भी है अदालत या कोई, दे डोंट केयर। तो ये एक उन्होंने एक माहौल ऐसा बनाया हुआ है टेरर और रिप्रेशन का, और उनका ख्याल ये है कि ये लोग बस दब जाएंगे, ठंडे होकर बैठ जाएंगे और फिर हम लोग आराम से हुकूमत करते रहेंगे। मेरा ख्याल है आइडिया उनका यही होगा। मगर जो जो व्हील चल रहा है, और व्हील चले जा रहा है, व्हील रुका नहीं है। अब वो व्हील ये चल रहा है कि जी इंटरनेशनल प्रेशर और आईएमएफ का प्रेशर और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर, जैसा कि अभी आपने कहा था कि जी उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं चल सकती, कुछ नहीं कर सकती वो। और इसी तरह अमेरिकन प्रेशर, कैनेडियन प्रेशर। अभी जो कैनेडियन केस हुआ है वो सरदार जी का, जी, उसने इनके बेशुमार ऐसे जो प्लान थे कि जो बाहर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जिसे हम कहते हैं कि जो बाहर मुल्क के बैठे हुए लोग उनको दबाया जाए, ये किया जाए, मारा जाए, पकड़ा जाए, उस पे उस पे इन्होंने ठंडा पानी और आइस डाल दिया कि जी अब ये नहीं हो सकता, दुनिया ये अब नहीं एक्सेप्ट करेगी। और इसी तरह बहुत सारी चीजें आगे चल रही हैं। अभी जो हमने सुना कि जी आईएमएफ ने कहा है कि हम पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये चीजें आप हमें पूरी ना करके दे। इसमें मैं एक चीज और भी ऐड कर देता हूं, और वो बड़ी जरूरी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको पैसे देगा तो आपका इकोनॉमी चलेगी, आप खड़े रहेंगे, डिफॉल्ट नहीं होंगे। उनको ये समझ में आनी चाहिए कि जी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और इलेक्शन का उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि जी इलेक्शन आप कराएं, और उसी प्रेशर के तहत इलेक्शन हो रहे हैं। वरना तो इनको 10 साल इलेक्शन की कोई फिक्र नहीं होती, दे डोंट केयर। इलेक्शन अब कराने पड़ रहे हैं और फ्री एंड फेयर कराने पड़ रहे हैं। मगर जितनी हो सकती है, जितनी पॉसिबल इंजीनियरिंग और डंडे चलाई और गड़बड़ और ये वो पूरी कोशिश ये करेंगे। जितनी पाकिस्तानी अवाम इनको रोक सकती है उतना वो रोक लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रोक सकती, क्योंकि सारा सिस्टम और सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन और इवन अदालतें, वो सारा कुछ इनके कंट्रोल में है। कोई जज ऑर्डर देता है, मानते नहीं है, तो ये सारा कुछ चल रहा है। आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को चाहिए कि एक कंडीशन लगा दें कि जी हम आपको एक पैसा नहीं देंगे जब तक हम सर्टिफाई ना करें कि आपने जो इलेक्शन कराया है ये फ्री एंड फेयर था और इसमें किसी को एतराज नहीं है और सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, तब आपको मिलेगा। और ये कंडीशन बहुत जरूरी होगी इनके सर पे एक डंडा मारने के लिए कि ये आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा, हर एक को पार्टिसिपेशन का राइट देना पड़ेगा, हर पार्टी को अपनी कैंपेन करने की इजाजत देनी पड़ेगी।
और ओपनली देनी पड़ेगी, ऐसे डंडामारी करके नहीं चलेगा ये। और इलेक्शन के दिन भी आप सारी इंजीनियरिंग नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मेरा ख्याल है IMF और वर्ल्ड बैंक को एक पूरी इंटरनेशनल टीम ऑर्गेनाइजेशन लेके, ह्यूमन राइट्स वॉच, दूसरे जो होती है उनमें से एक एक दो दो चार चार बंदे लेके को 8-10 मेंबर की टीम बना के और भेज देने चाहिए कि जी आप जाके परमानेंटली मॉनिटरिंग करें पाकिस्तान में बैठ के, जब तक के ये इलेक्शन पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते और ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो जाता। और ये सर ये पाकिस्तान। जी सर ये जी जी बात तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, उनका प्रेशर बहुत है, उनके पास डंडा भी है। $1 बिलियन अभी इनकी जो अगली किस्त है, 3 बिलियन में जी से एक जी जो मिल गई थी, 1 बिलियन इनको जनवरी में देनी है। अगर उन्होंने कुछ करना है तो उस 1 बिलियन से पहले। सर इसके साथ एक और जुड़ी हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल प्रेशर पाकिस्तान पे है, हमारे एक दोस्त की बड़ी इनके साथ बातचीत हुई कारोबारियों से, खास तौर पे बैंकर से। बैंकर्स कह रहे हैं कि जी हमें लग रहा है कि ये सऊदी से ये एग्रीकल्चर का जो पैसा है और कुछ इन्वेस्टमेंट रिको डिक के अंदर और कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहाँ जो है उसका जो एमुनेशन बनाते हैं उसका जो एरिया है उसमें शायद पैसा आ जाए, हमें इंडिकेशन मिल रही है। और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के जो सीईओ हैं एहसान मलिक, उन्होंने भी एसआईएफसी के हवाले से एक डॉन के अंदर आर्टिकल छाप दिया। तो लग ये रहा है कि ये एक लोगों को एक बता रहे हैं कि जी हालात जो है ना, ये पैसा वैसा आने वाला है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, 88-90 पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों का वो मजमुआ ठीक है। है। तकरीबन 22% आपकी टैक्स देते हैं, शायद 11% जीडीपी का है। तो उनसे भी अगर ये लिखवा लिया है, तो मुझे कुछ लग रहा है कि ये बड़ी और किस्म की तरफ गेम चला रहे हैं। देखिए, गेम तो इन्होंने चलानी है अपने इंटरेस्ट में, और बिल्कुल। सिर्फ वो गेम चलानी है जिसमें अपने इंटरेस्ट भी रहे, अपना फायदा भी हो, खुद ही मैनेज वो करें, खुद ही फायदा उठाएं, बाकी लोग भाड़ में जाए कीड़े मकोड़ों के, दे डोंट केयर। हुँ। लेकिन ये जो 2-3 प्रोजेक्ट आपने बताए हैं, फौजी जो आपने एमुनिशन वगैरह का बताया, वो तो है ही फौजियों का, वो चाहे जिससे और इंटरनेशनल इनके होते रहते हैं एग्रीमेंट, वो सप्लाई भी होती रहती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो करते हैं सारे, वो रिकॉर्ड भी देते हैं। यूक्रेन का हमने देख लिया। जी जी हाँ। हाँ, वो यूक्रेन भी होता है, हर जगह का वो जाहिर है उन्होंने अपना सामान बेचना है, बेचते हैं। बाकी ये दो है ज़राअत और मिनरल, ये फॉल करते हैं सिविलियन डोमेन। और ये आप अगर इलेक्शन कराएंगे, और अगर इलेक्शन किसी हद तक भी फेयर होगा और आपकी मर्जी की अगर गवर्नमेंट नहीं आई, फर्ज करें कि आपकी मर्जी की गवर्नमेंट नहीं आती और ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो कहती है ये एग्रीकल्चर और मिनरल जो है ना, ये हमारा सिविलियन डोमेन है, हम मैनेज करेंगे इसको। और जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी कि ये कौन मैनेज करेगा, क्या ये इन इन ज़राअत को और मिनरल्स को और इन सबको आपने सिविलियन से हटा के आपने डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत दे देना है, या दे दें आप और कहने का अब ये हम करेंगे मुस्तकिल, बाकी नहीं होगा, एक तो वो रास्ता है। लेकिन अगर ये सिविलियंस का और इनका ये आपस में फैसला नहीं होगा, तो कोई बड़ा मुल्क, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन इन प्रोजेक्ट्स में और इनमें नहीं आएगी जब तक आप ये चीजें सारी क्लियर ना करें। और वो क्लियर होंगी इलेक्शन के बाद। इलेक्शन किस तरह के होते हैं, इलेक्शन का क्या रिजल्ट होता है, कंसेंसस होता है नहीं होता, ये सब चीजें अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज मौजूद है। तो ये ठीक है, हुँ। इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट चलने में और आगे बढ़ने में और कंप्लीट होने में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इनको करने पड़ेंगे, और वो अगर नहीं करेंगे तो ये फिर कुछ नहीं चलेगा। सर फ़ॉन ग्रो जो इन्होंने फौजी फाउंडेशन की एक इदारा बनाया है ज़राअत में हम्म, इन्वेस्टमेंट का, उनका एक हेड है जो मेजर जनरल है। वो कहता है जी कि हम कोई 1.5 मिलियन एकड़्स के ऊपर हम जो है ज़राअत करेंगे और हमें $6 बिलियन अगले 2 से 3 साल में एक्सपेक्टेड है गल्फ कंट्री से। तो जब सवाल पूछा गया कि कोई मायदे हुए हैं तो उसने कहा नहीं।
तो उसने कहा आप किस बेसिस पे कह रहे हैं, तो आय-बाइश है। तो आपकी बात में ये बड़ा वज़न है नहीं कि ये तो ये जो जी सर। नहीं आप बता रहे हैं सही है, ये मतलब है कि आप प्लान बनाते रहे, जो मर्जी ख्वाहिश आपकी हो, आप इतने बिलियन इतने मिलियन का हिसाब किताब बैठ के करते रहे शेख चिल्लियों की तरह, लेकिन सॉलिड कोई मटेरियलाइज उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के ग्राउंड रियलिटीज सारी क्लियर नहीं होंगी, और वो क्लियर होंगी जब आपने ये बाकी काम करने हैं। आपने इलेक्शन बीच में डाले हुए हैं, या तो आप कह दें कि इलेक्शन नहीं हो रहे और ये सारा खत्म हो गया, तो फिर एक दूसरी सिचुएशन बनती है। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर आपने इलेक्शंस कराने, फिर उनके रिजल्ट भी आने, फिर उसमें बहुत से लोग जीतेंगे, बहुत से हारेंगे, कोई शोर मचाएगा, कोई कुछ करेगा, जो भी होगा, जब तक वो सारा सेटल नहीं होगी डस्ट, तो ये सारे प्रोजेक्ट अपने होल्ड पे रहेंगे। कोई पागल इतना नहीं है कि बिलियंस अपने लाके डाल दे और पता ही ना हो कि जी आगे आके मैनेज कौन करेगा, या देखेगा कौन, या चलाएगा कौन। तो ये बातें ठीक सर है, इनके प्रोग्राम होंगे इनके, लेकिन अभी अभी ये हनूज दिल्ली दूरस्त। सर, ये जो आपने अभी हुक्मरानी की बात की कि ये किस तरह हो रहा है और इस पे, ये मैं एक दिखाना चाहता हूँ, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये भी एक बिल्कुल मरा हुआ इदारा है, जी हाँ। लेकिन कभी-कभी जागता है, आपको पता होगा इनके। ये कहते हैं जी अनवारुल्लाह काकड़ ने जो कहा है ना कि इलेक्शन जो है वो पीटीआई के बगैर होते हैं, ये बिल्कुल बकवास है। मैं मतलब आसान उर्दू में लोगों को बताता हूँ। जी 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 और उनका कोई हक नहीं था ये फैसला देने के लिए। वजीर आजम को मालूम होना चाहिए कि या उनके लिए या उनकी हुकूमत के लिए एक तरफा ये फैसला करना कि फेयर इलेक्शन क्या होगा या नहीं होगा, ये आपके आपका जवाज़ नहीं है। और उन्होंने कहा है कि ये जितनी मास अरेस्ट और डिसअपीयरेंस और फॉल्स केसेस और ये जो आप सब कर रहे हैं, ये सब गलत काम है। सर, ठीक। इससे सवाल जो मेरा उठ रहा है कि जो केयर टेकर्स का हमारा एक ये इश्यू था जिसके मुतालिक हम बात करते हैं कि जी केयर टेकर क्या होनी चाहिए, उसके कवायद क्या होते हैं, उसके ज़वाबित क्या हैं। जी जी इससे बड़ा सवाल है सर, ये पाकिस्तान की निज़ाम हुकूमत का फैसला करने का मेरा ख़्याल है वक़्त आ गया है। क्या हमें वन मैन वन वोट चाहिए, जो मंज़ूर है? चाहे वो पार्लिमानी हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल हो, चाहे वो वन पार्टी हो, चाहे आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप चाहते हैं, चाहे आप टेक्नोक्रेट चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सर, ये अब ये भी वक़्त आ गया है फैसला करने का कि पाकिस्तान के अंदर तर्ज़ हुक्मरानी क्या हो? सर, आपका इसके ऊपर क्या? सर, तर्ज हुक्मरानी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डिसाइड होना चाहिए, और वैसे तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। असल में बेसिक बात तो ये है सर कि जो लोग उस तर्ज हुक्मरानी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोग उसको फॉलो करते हैं, जो लोग जिन लोगों ने ये कानून आइन लिखे हैं और वो ही इम्प्लीमेंट, अगर उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें हों कि जी हमने ये लिख तो दिया है लेकिन हमने ये इस पे चलना नहीं है, सड़क उधर जा रही है, नहीं हम इधर जाएंगे, जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं अगर वो खुद ही ना करना चाहे, कोई सा भी आप बड़े से बड़ा कानून और आइन और जो लिख दे, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करना चाहते और उसकी खराबवर्दी करना चाहते हैं, तो वो तो दुनिया में कहीं भी नहीं चलेगा। तो बेसिक बात यह है कि पहले हम फैसला कर रहे हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। हम जो लोग ये चाहते हैं कि जी हमने आइन और कानून को नहीं मानना, हम उनको पहले तो उनको हैंडल करें कि जी उनको अकल दे कि भाई तुम लोग नहीं मान रहे तो तुम क्या चाहते हो, तुम बता दो, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, चलो यही यही कर लें। अगर तुम्हारी बात हम मान लेते हैं तो तुम बता दो तुम क्या चाहते हो। वो भी नहीं बता सकते क्योंकि दुनिया नहीं मानती उनकी बात। जो कहते हैं कि जी वन मार्शल लॉ मिलिट्री ये वो हो जाए, कोई दुनिया नहीं मानेगी, कोई दुनिया पैसे नहीं देगी, कोई यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक सर्टेनिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक सारी चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये सिस्टम तो बिल्कुल ठीक है कि डिटरमिन करें आप, वो एक दफा ही करते हैं सालों की तारीख में, शुरू में कर लेते हैं आप, फिर उसको फॉलो करते हैं आप वो सारे, और उसको स्ट्रेंथन करते हैं सारे। हमने पहले प्रेसिडेंशियल भी कर लिया, फिर पार्लियामेंट्री भी कर लिया, फिर एक नॉन पार्टी भी कर लिया, फिर एक पार्टी भी कर लिया, फिर मिलिट्री भी आ डिक्टेटरशिप भी जाती कर है। लिया। अब जी हाँ,
अब वो आ गए हैं कि जी सिविलियन सिस्टम है, लेकिन जो मिलिट्री वाले जो है वो सारे फैसले वो करेंगे, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, उनको को पता भी नहीं है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं। ये खिचड़ी जो है ना सर, ये नहीं चल सकती, और नहीं, इस तरह की खिचड़ी में कोई काम नहीं हो सकता। ये बात ठीक। बिल्कुल आपकी सही है कि इसको हमें बैठ के क्लियर करना चाहिए। सब बिकॉज़ सर पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी है, आखिरी बात मैं करूं, सब पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तान का भला चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जी हम मुल्क मिलकर तरक्की करें। मगर अगर आपके अपने इरादे हैं कि जी सिर्फ हम करें और हम मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, तो ये फिर नहीं चलेगा। आप बैठ के फैसला कर लें सर। बिल्कुल सर, वो क्या कहते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो तो हैं? और शेख चिल्ली ऊपर बैठ गया है और शेख चिल्ली कहता है कि मैं जो है ना, ये दरख्त से लकड़ी काटूँगा इस तरीके से कि अपने आप को भी मरवाऊँगा और वो सारे भी मैं। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह सुब्हान चलेगा। तआला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान बहुत को हिफ्ज़-ओ-अमान शुक्रिया, में रखे, हकीकी आपका आज़ादी की शुक्रिया जंग सर। लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सर जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जो कैद में हैं आमीन। बेचारों को वापस कैद में कर दिया गया, सना जावेद और जो 170 लोग हैं और पता नहीं सैकड़ों, हज़ारों जो हैं कैद में, हजारों अल्लाह सुब्हान है। तआला उनकी मुसीबतें आसान करे। बहुत खुशी का दिन है कि इमरान रियाज़ खान आ गए, लेकिन इस केस को छोड़ना नहीं है, इस केस की पैरवी नहीं, और मैं तो नींव दोबारा कहता हूं कि उनको फौरन पाकिस्तान से बाहर लाना चाहिए, और अगर कोई और नहीं है इंतजाम, तो हमारे पास आ जाएं, यहाँ हम उनको जितने हफ्ते महीने जितने कहेंगे हम उनको रखेंगे, बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह बिल्कुल। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान थैंक यू सर। ज़िंदाबाद, पाकिस्तान थैंक यू सर। पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा थैंक हाफ़िज़ यू सर, बहुत सर।